लेट मी रिकॉर्ड इट एंड शेयरिंग विद यू अगेन। व्हाइट बोर्ड शेयर करके ही मैं करूँ, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कुछ नाम है और कुछ टेक्स्ट है जो बगैर व्हाइट बोर्ड शेयर किए हुए वो चीजें बात नहीं आ पाएगी। तो एक तो हमें किस पर बात करनी है, आई एम गोइंग टू टेक व्हाट, आई एम गोइंग टू टेक अ रसन फार्मेलिज्म। हियर यू विल फाइंड कि जो ये रसन फार्मेलिज्म है, ये सबसे पहला चीज की, ये जो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल है या उससे एसोसिएटेड थे, और ये 1920 से 1930 ईस्वी के बीच में रसन फार्मलिज्म। ऑलरेडी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ एक फार्मलिस्टिक स्टडी हुआ होगा या चीजें हुई होगी, वहां से वो चीजें रही है। तो उसको लेकर के सो आई वाज टेलिंग यू, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जो रसन फार्मेलिज्म है, यह रसन फार्मेलिज्म, यू विल कम टू नो, एक सबसे पहला जो पॉइंट बनता है इससे रिलेटेड चीजें क्या है, द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल, द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल, लिंग्विस्टिक सर्किल। ये जो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल रहा है, इस यहीं से ही जो है फार्मलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों की स्टडी शुरू होती है। और यह जो था ये कब से कब तक था, 1920, द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल ऑफ द 1920s, ऑफ द 1920s एंड 1930s। ये हमें पता है कि मास्को रसा में है, और उसका टाइटल भी है कि रसन फार्मिलिज्म। इसका मतलब कि ये जो क्रिटिसिज्म था या जो एक अप्रोच था लिटरेचर की स्टडी का, ये कहाँ पे जो है आता है, रूस में आता है। इट केम इन रसा, और वहाँ मास्को शहर में 1920 से 30 के दशक में, 20 और 30 में जो है, यू विल कम टू नो कि एक फॉर्मल स्टडी ऑफ लिटरेचर की बात होती, वहां पे चीज शुरू होता। और यही सारी चीजें जो है टीएस एलियट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई ए रिचर्ड्स भी, एफ आर लीविस भी, वो लोग भी जो है फॉर्मल स्टडी ऑफ लिटरेचर की बात इंग्लैंड में भी कर रहे थे। तो रसल फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, और जो ये लोग रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से एसोसिएटेड रहे हैं। दूसरा चीज आपको जो ये ध्यान में रखना है कि इसके अलावा एक एक सोसाइटी थी जो कि एक तरह से वो एक उस जिस जो वो सोसाइटी थी जिसका अपना विश्वास था कि पोएटिक लैंग्वेज का स्टडी कैसे किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का मैं नाम लिखना चाहूंगा कि दैट वाज अनदर पॉइंट कि पेट्रोग्राड सोसाइटी, पेट्रोग्राड सोसाइटी, पेट्रोग्राड सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, for the study of poetic language, poetic language। ये एक सोसाइटी रही है, इसका नाम ही जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि पेट्रोग्राड सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, विच लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि पोइट्री की लैंग्वेज अपने में एक अलग लैंग्वेज होती है, और उसकी स्टडी कैसे की जाए उसको एक सोसाइटी जो है बनाया गया था। और आप देखेंगे कि जो रसन फार्मलिज्म रहा है, उसमें ज्यादातर जिन लोगों को, जो क्रिटिक्स थे, जो उसके अपने जो उससे एसोसिएटेड थे, उसमें एक नाम था बोरिस ईचन बॉम करके जो है। तो अब मैं कुछ क्रिटिक्स का नाम लिख रहा हूं जो इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। दैट इज द थर्ड पॉइंट कि कौन कौन से क्रिटिक्स इसमें जुड़े हुए थे। एक नाम है बोरिस ईचन बॉम, बोरिस ईचन, EICHEN
Baum। दूसरा एक नाम है रोमन याकॉब्सन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, रोमन याकॉब्सन। याकॉब्सन का स्पेलिंग जे से है, JAKOBSON, KOBSON। और एक और नाम है जूरी टिनियानॉव। जूरी टिनियानॉव, TYNYANAVE। दीज आर द नेम्स, लेकिन अभी फुल स्टॉप नहीं करना है क्योंकि अभी और इसके साथ जुड़े हुए नाम हैं। सो यू विल कम टू नो, ये रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम है विक्टर शाइकोविस्की। विक्टोर, VIKTOR, विक्टोर, SHKLOVSKY। सो यू विल कम टू नो कि ये चीजें रही हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये बड़े नाम है जिन्होंने इसको क्या किया कि इनके साथ जुड़े हुए थे, और जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। तो जैसे मैंने आपको न्यू क्रिटिसिज्म में कुछ क्रिटिक्स के नाम बताए थे जो आपको याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, कि रॉबर्ट पेनवारन थे, RP ब्लैकमर थे, एलन टेट थे, और मुझे याद है कि क्लिंथ ब्रूक्स, उसमें एक नाम मैंने बताया था। विलियम इम्पसन शिशिर ने मुझे बाद में याद कराया था। और इसके अलावा जो है मैंने आपको ये बताया था कि इन सब के अलावा इनके लाने में वो पहले के क्रिटिक्स, तो आपको कुछ क्रिटिक्स के नाम देखिए। क्रिटिसिज्म में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। उनमें जो क्रिटिक्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखा वो पता होना चाहिए, और क्रिटिसिज्म जो आप पढ़ रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो कौन से थॉट को लेकर के बात करते हैं। 8-10 पॉइंट अगर वो आपको पता है, उसका अप्लीकेशन एक आध दो टेक्स्ट में अगर आपको उसका पता हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अलावा हमें जो है उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अगर टर्म, उन्होंने कोई टर्मिनोलॉजी या कुछ इस तरह का यूज किया है वो पता हो। जैसे जब मैंने आपको न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ाया तो वहां पे वर्ड्स ऑन द पेज की बात हुई, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट की बात हुई, फॉर्मल स्टडी की बात हुई, फॉर्म और कंटेंट की बात हुई, और बायोग्राफिकल स्टडी को डिसरिगार्ड करना था, सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करना था, सरकमस्टांसेस में या किस कैसे क्या हुआ तो उन सबको लेकर के बात नहीं करना था। सो व्हाट आई वांट टू से कि बोरिस ईचेनबाम, रोमन याकॉब्सन, जूरी टी टिनयानॉव, विक्टर, जो इस ये सब जितने भी रहे हैं, यू यू विल कम टू नो कि इन सब का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस रहा है, और इन पर आपको ये सब चीजें रखनी है या ध्यान में रखना चाहिए। तो अब उसके बाद आपको मैं बता दूं कि कुछ जो टेक्स्ट है, वो ये तो क्रिटिक्स के नाम होगा जो हमें या आपको सबको ध्यान में रखना है कि ये इससे जुड़े हुए क्रिटिक्स है। ऐसा नहीं कि इनको हम ले जाके न्यू क्रिटिसिज्म वालों में जोड़ दे। रसन फार्मिलिस्ट के अपने क्रिटिक्स हैं, उनका अपना वो रहा है। अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इनको पॉपुलर बनाया है उसमें एक बड़ा नाम है ओसी ब्रिक है, ईचेन बॉम है, और जो शिकोविस्कीज हैं वो सब लोग रहे हैं। बट हियर आई वुड लाइक टू राइट सम वर्क जो है, अब जो मैं बात करूंगा वो मैं चौथे पॉइंट में कुछ क्रिटिक्स और उनके वर्क को बात करूंगा। वो क्रिटिक्स और वर्क कौन कौन से रहे, एक तो जो 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 शिकोविस्कीज का पोएटिक्स करके एक वर्क रहा है, SHKLOVSKY एपोस्ट्रोफी एस, और इनके वर्क का नाम है पोएटिक्स।
अब अगर आप देखेंगे कि पोएटिक्स जो रहा है वो अरिस्टोटल ने भी लिखा है, और पोएटिक्स जो है यहाँ पर भी रही है। एक उनका बुक आया हुआ, ये 1919 में आई है। लेकिन अभी तक जब भी पूछा गया है, वो किसका पूछा गया, अरिस्टोटल को ही लेकर के, कि पोएटिक्स किसका वर्क रहा, अरिस्टोटल को लेकर के, उन्हीं का ही चीजें आई हुई है। और आप देखेंगे कि इन्हीं जो 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 शिकोविस्की है, इन्हीं का एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया हुआ है, ऑन द थियरी ऑफ प्रोज करके। एक तो पहला वर्क इनका हो गया, यहाँ पे इफ आई यूज द वर्ड नंबर वन। दूसरा मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा, इसी राइटर का, जो शिकोविस्कीस का पोइटिक्स है, इन्हीं का ही एक दूसरा वर्क है। आथर का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा टेक्स्ट का ही नाम लिखूंगा। वो है ऑन द थियरी ऑफ प्रोज। ऑन द थियरी ऑफ प्रोज। ऑन द थियरी ऑफ प्रोज। ये 1926 में एक बार आई हुई है, और दोबारा 1929 में आई है। दो एडिशन इसके आए हुए हैं, 1926 एंड 1929। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक ये बड़े क्रिटिक हैं जिनका नाम है रमन याकॉब्सन, जो थे उनका आपका मॉडर्न रसन पोइट्री, ज्यादातर लोगों ने जो है पोइट्री को ही लेके बात किया हुआ है। या नेक्स्ट थर्ड, JAKOBSON एपोस्ट्रोफियस, याकॉब्सस का क्या वर्क है, मॉडर्न रसन पोइट्री। मॉडर्न रसन पोइट्री, यू विल कम टू नो, जो मॉडर्न रसन पोइट्री है 1921 में आई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये आपको सारे वर्क में सबसे ज्यादा, मैं इसी पर आपको मैं बता रहा हूँ, इसका डेट, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, दिस पार्टिकुलर थिंग, मॉडर्न रसन पोइट्री। बाकी ऑन द थियरी ऑफ प्रोज, अनडाउटली ये भी एक वर्क है, और इससे जुड़ा हुआ है, तो हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके राइटर का नाम मैंने आपको बताया ही था, कि ये सारी चीजें रही है। और एक और जो क्रिटिक थे व्लादिमीर, उनका है मार्फोलॉजी ऑफ द फॉक टेल। एक न्यू जो और क्रिटिक है, दैट इज द फोर्थ वर्क, व्लादिमीर, व्लादी MIR है, व्लादिमीर, जो बुक का नाम है मार्फोलॉजी ऑफ द फॉक टेल। मार्फोलॉजी ऑफ द फॉक टेल। इट केम, देयर इज नो स्पेस, लेकिन आप ऐसे लिख लीजिएगा, इट केम इन 1928। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मार्फोलॉजी ऑफ द फॉक टेल, किसका है, व्लादिमीर, VLADIMIR एपोस्ट्रोफियस, व्लादिमीर मार्फोलॉजी ऑफ द फॉक टेल, एंड इट केम इन 1928। ये 1928 में आई। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप किसी क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, तो आपको ये हमेशा पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वह क्रिटिसिज्म का वो जो थॉट है, वो कहाँ पे ब्लूम हुआ, वो कहाँ पे आया, उस थॉट के प्रैक्टिशनर्स कौन कौन से थे, उस थॉट के प्रैक्टिशनर्स ने कौन कौन सी टेक्स्ट लिखी है, उसके बाद उनकी जो आइडियोलॉजीज रही है वो क्या रही है। तो अब जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं, हमने टेक्स्ट पर भी बात कर लिया, क्रिटिक्स पर भी बात कर लिया, कहाँ पे ब्लूम हुआ उस पर भी बात कर लिया, क्या सोसाइटी थी और क्या लोग थे कैसे। अब ये लोग किस चीज को फॉलो करते, किस पर यकीन करते, उनका क्या विश्वास है। एक तो सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी फार्मलिस्ट क्रिटिक है, फार्मलिस्ट क्रिटिक जो है, उनका अपना एक उनका एक एजम्पशन आप कह सकते हैं कि वह ये है, और और वो जो एजम्पशन उनका, वो स्ट्रक्चरलिस्ट की ही तरह से है।
और उनका एजम्पशन क्या है, आप यहाँ पे आप एक कह सकते हैं कि एजम्पशन ऑफ फॉर्मलिस्ट, या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट फॉर्मलिस्ट क्रिटिक डू, फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स डू। वो क्या करते हैं, उनका क्या विश्वास है, या फार्मलिज्म जब आप इसका स्टडी करते हैं तो आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखना है? सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उनका ये विश्वास है कि जो लिटरेचर है, स्पेशली पोइट्री, उसका अपना एक स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पोइट्री हैड अ स्पेशल पोइट, जो जो लिटरेचर है स्पेशली पोइट्री, उसका अपना एक स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, मतलब उसके लैंग्वेज बिल्कुल अलग होते हैं। तो एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री, लिटरेचर स्पेशली पोइट्री was a special function of language, was a special function of language, was a special function of language। ये एक important point है। लिटरेचर स्पेशली पोइट्री was a special function of language। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये चीज आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और ये जो स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, इसको आपको कैसे पता चलेगा कि उसका कैसे क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टू डिस्कवर, दूसरा पॉइंट, टू डिस्कवर द अंडरलाइंग फार्मूला और स्ट्रक्चर, द अंडरलाइंग फार्मूला, FORMULA, फार्मूला और स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट, ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट बाय अ स्टडी ऑफ इट्स डिवाइसेस, बाय अ स्टडी ऑफ इट्स डिवाइसेस। ये पॉइंट में आपको ये लिख लीजिए, मैं आपको फिर से पॉइंट अभी वो कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही सिग्निफिकेंट, आप ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने कहा, लिटरेरी एनालिसिस could be as accurate, could be as accurate and precise as science। Literary analysis could be as accurate and precise as science। These are the 3 points। So what I want to say कि what formalist critics do, what they do, सबसे पहला चीज की लिटरेचर, लिटरेचर स्पेशली पोइट्री, खासकर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा
कि न्यू क्रिटिक्स भी पोइट्री पर ही बात किए हैं इन्होंने भी, कि पोइट्री में क्या होता है, स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है। और उस स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को आपको कैसे, व्हाट, हाउ यू हैव टू स्टडी, हाउ यू विल कम टू नो कि इसका जो स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो उसकी क्या तरीका, तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, टू डिस्कवर द अंडरलाइंग फार्मूला और स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर वहां पर है कि किस तरह से शब्दों का यूज किया गया है, कैसे शब्द उसमें यूज किए गए हैं, उन्हीं शब्दों को आपको फाइंड आउट करना है, उन्हीं को आपको डिस्कवर करना है। टू डिस्कवर व्हाट यू हैव टू डिस्कवर, यू हैव टू डिस्कवर द अंडरलाइंग फार्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट बाई अ स्टडी ऑफ इट्स डिवाइसेस। व्हाट डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। और यह जो लिटरेरी डिवाइसेस है, इसका मतलब यह है कि उसकी जो लिटरेरी टेक्निक्स है, जो सिंबल है, जो इमेज है, आयरनी है, सटायर है, फिगुरेटिव लैंग्वेज है, कुल मिला करके वर्ड्स ऑन द पेज। और वर्ड्स ऑन द पेज का मतलब कि what type of words they have used and what type of literary devices they have used, you have to go with these literary devices. You should try to think out about the form of the poem, not the content. तो उन्होंने कहा कि जो पोइट्री है उसका अपना एक स्पेशल लैंग्वेज है, और जब उसका लैंग्वेज वैसा होता है तो उसमें क्या बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे आपको पता चलेगा उसकी लैंग्वेज स्पेशल है या उसका फंक्शन स्पेशल है। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्कवर अंडरलाइंग फार्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट बाय अ स्टडी ऑफ इट्स डिवाइसेस। फिर उन्होंने कहा कि लिटरेरी एनालिसिस कुड बी एज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एज साइंस। लिटरेरी एनालिसिस कुड बी, या क्या होगा, एज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एज साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि लिटरेरी जो एनालिसिस है या ऐसी ही मतलब कुड बी एज एक्यूरेट, या ऐसा एक्यूरेट होगा और प्रिसाइज होगा एज साइंस। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना है कि लिटरेरी एनालिसिस कुड बी एज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एज साइंस। तो रिमेम्बर दैट कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने बताया कि लिटरेचर का स्टडी, पोइट्री का स्टडी भी आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी एक्यूरेटनेस लाना है। वह उतना ही प्रिसाइज हो सकता है जितना कि स्टडी ऑफ साइंस होता है। मैं आपसे, आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया, तो आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड अस। आप में से कोई भी ये बता सकता है कि लिटरेरी स्टडी वैसे ही एक्यूरेट या प्रिसाइज हो सकता है जैसा कि साइंस? इसका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल बाय स्टडीइंग द कंटेंट ऑफ द पोएम, या इज इट पॉसिबल बाय टेकिंग द फॉर्म ऑफ द पोएम? वैभव जी? या, दैट्स गुड। फॉर्म ऑफ द पोएम, फॉर्म ऑफ द पोएम का मतलब है कि आउटर अपीयरेंस। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज उसका कंटेंट नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा अपना शरीर है, तो मेरा शरीर जो है आउटर अपीयरेंस है। लेकिन अगर ये कहते हैं कि मेरे शरीर में आत्मा मेरी निवास करती है, तो आत्मा उसका इनर पार्ट है। आप उसको ये नहीं देख सकते आत्मा क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो आपका कंटेंट है वह एक तरह की आत्मा होती है, और उस कंटेंट को जैसे सजाया गया है, तो जो सजाया जाता है किसके माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। उन्होंने पहले ही कह दिया, ये मैं पॉइंट फिर से यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पोइट्री है, पोइट्री में क्या होता है, स्पेशल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। पोइट्री की लैंग्वेज स्पेशल होती है, और उसको डिस्कवर करने के लिए यह जरूरी है कि पोइट्री जो जिस जिस रूप में लिखी गई है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसका फार्मूला कैसे है, और साथ ही साथ जो वो लिटरेरी टेक्स्ट है, उस पार्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट का उसका एक स्टडी करना है। और वो स्टडी क्या है, उसकी डिवाइसेस को, डिवाइसेस का मतलब सिंबल हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, आयरनी हो गया, मेटाफर हो गया, सिमली हो गया, और रिदम हो गया, राइम पैटर्न, ये सब पहली बातें हो चुकी है। तो जो जो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में पढ़ाया था, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी फॉर्म पर ही इंपॉर्टेंस देता है।
लेकिन मैंने आपको अगर क्वेश्चन पूछा तो तीसरा कि उन्होंने ये कहा कि लिटरेरी एनालिसिस कुड बी एज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एज साइंस। लिटरेरी एनालिसिस ऐसे ही एक्यूरेट हो सकता है, उसको भी टू द पॉइंट स्टडी किया जा सकता है, जैसा कि साइंस। साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में अगर कोई चीज निकल करके आ रहा है, देन यू विल कम टू नो या ये फैक्ट है और ये सही है। उसमें इफ एंड बट की कोई, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इफ एंड बट। but in literary when you talk about literature, especially fine means especially literature of power, in literature of power always there is the possibility, it may be, it may be, it may be, it may be। लेकिन वेन यू से कि लिटरेचर का स्टडी वैसे ही हो सकता है जैसे कि अक्यूरेट और साइंटिफिक या प्रिसाइज वे में, जैसा कि किसका होता है, साइंस का होता है। यह तभी संभव है वेन यू टेक व्हाट, वेन यू टेक द पार्टिकुलर फार्मूला, द पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, द पार्टिकुलर डिवाइसेस या फॉर्मल स्टडी ऑफ लिटरेचर या फॉर्म ऑफ द पोएम। व्हेन यू टेक दिस पॉइंट देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीजें हैं। आप ये मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, तो आप जो है क्या करेंगे। और जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल के तौर पे कोई भी मैं आपको दूं, इफ आई यूज द वर्ड की द प्लफ मैन होमवर्ड फ्लड्स हिज वियरी वे, जो किसान है वो थके हुए रास्ते से घर को वापस आ रहा है। इफ आई आस्क यू कि व्हाट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड, तो यू विल से कि ट्रांसफर्ड एपिथेट, ने किसान ने अपनी थकावट को रास्ते में ट्रांसफर कर दिया, देखा है। अब आप ये बताइए, आपने इसमें ये तो कहा नहीं कि सर नहीं इसमें जो है सिमली है, इसमें मेटाफर है, क्योंकि उसका एक फार्मूला डेवलप किया गया। वह क्या फार्मूला, कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप ये कहेंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट है। दूसरा अगर कोई होगा तो उसको आप सिमली बताएंगे, तीसरा कोई होगा तो उसको आप मेटाफर बताएंगे। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी है, एक फार्मूला है, एक उसका स्ट्रक्चर है, और उसको लेकर के आपको पता चल रहा है। तो ये किसका हिस्सा है, यह आपका पोयम का फॉर्मल स्टडी, ये पोयम का फॉर्म है, ये पोयम का फॉर्म आपको बता रहा है। तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सिंबल हो गया, इमेज हो गया, आयरनी हो गया, सटायर हो गया, रिदम हो गया, राइम पैटर्न हो गया, साउंड हो गया, बीट हो गया। इसके अलावा जो है उसका वर्ड्स फॉर्म हो गया, फॉर्म ऑफ द पोयम हो गया। व्हेन यू टेक स्टैंजा फॉर्म हो गया, स्टाइल हो गया, सेटिंग हो गया, मूड हो गया, म्यूजिक हो गया। इफ यू टेक दीज पॉइंट्स, it means that you are talking about the formal study of the poem. You try to know कि what ultimately has been put here, एंड वो चीज क्या सिग्नल दे रहा, व्हाट डू यू वांट टू गेट। तो ये पॉइंट है, यही 3 पॉइंट ऐसा है जो आपको बहुत कुछ बता देता है कि आखिर ये लोग क्या करते थे और ये लोग क्या चाहते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके सामने आया हुआ है। दूसरा चीज ये है कि एक और जो पॉइंट आपको है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बात करूंगा। ये तो उसका हिस्सा था, व्हाट दे डू। एक शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरीनेस। एक शब्द है जो इससे जुड़ा हुआ है, लिटरेरीनेस। जो जो आपका लिटरेरी लैंग्वेज है, वह जो है एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, एवरीडे लैंग्वेज का। लेकिन लिटरेरी लैंग्वेज डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। तो रिमेम्बर दैट कि इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लिटरेरीनेस से क्या मतलब होता है, कि विच लैंग्वेज बिकम अ लिटरेरी लैंग्वेज एंड व्हेन डू यू फाइंड लिटरेरीनेस इन एनी लैंग्वेज। दीज आर द टू क्वेश्चन। वह कौन सी लैंग्वेज है जो लिटरेरी लैंग्वेज बन जाती है, एंड एंड हाउ डू यू कम टू नो कि दैट देयर इज लिटरेरीनेस इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में लिटरेरीनेस है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला चीज की लिटरेरी लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज
मैंने शार्ट में LANG कर दिया है, लिटरेरी लैंग्वेज, एक्सटेंडेड एवरीडे लैंग्वेज। एवरीडे लैंग्वेज, जो लिटरेरी लैंग्वेज है वह एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? एवरीडे लैंग्वेज का। जब हम लोग एवरीडे लैंग्वेज का यूज करते हैं, और तो वही चीजें होती है लिटरेरी, लेकिन वो क्या होता है कि यही एवरीडे लैंग्वेज क्या हो जाता है, यूज्ड इन अ डिफरेंट वेज, यूज्ड इन अ डिफरेंट वेज। यू विल कम टू नो कि जो ये लिटरेरी लैंग्वेज है और जो एवरीडे लैंग्वेज है, उसमें फर्क यही होता है कि एवरीडे लैंग्वेज को जब डिफरेंट वे में यूज किया जाता है तब वह लिटरेरी लैंग्वेज बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वह डिफरेंट वेज है क्या। और खास करके जो रसन फार्मेलिस्ट है, वो जो है, या जो जो क्रिटिक्स हैं, वो यही देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट है, वो जो है उसमें लिटरीनेस है या नहीं है। तो एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि लिटरेरी टेक्स्ट possessed literariness or not, possessed or literariness or not। यह एक दूसरा पॉइंट है। उन्होंने बताया कि लिटरेरी लैंग्वेज एक तरह से क्या है, एक्सटेंड करता है। लिटरेरी लैंग्वेज एक्सटेंडेड एवरीडे लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज और एवरीडे लैंग्वेज, इन दोनों का को रिलेशन। और लिटरेरी लैंग्वेज क्या है, एक्सटेंड करती है एवरीडे लैंग्वेज को ही, लेकिन जो है जब उसको वह एक्सटेंड करती है तो दैट इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। जब वह डिफरेंट वे में यूज की जाती है तब वह किसको जन्म देती है, लिटरेरी नेस को जन्म देती है। और जो लिटरेरी टेक्स्ट है वह क्या करता है, पॉजेस द लिटरेरीनेस आर नॉट, यही क्रिटिक्स देखने की कोशिश करता है कि अगर किसी टेक्स्ट में लिटरेरीनेस है तो वह लिटरेरीनेस कैसे है, कैसे आया, उस पार्टिकुलर चीज को वह उसको देखने की कोशिश करता है। और जब वह उसको देखने की कोशिश करता है तब आप देखेंगे कि ये चीजें वहां पे आती है। और ये चीज कैसे होता है, उन्होंने इसके अलावा देखिए दो शब्द आपको ध्यान में रखना, वन इज लिटरेरीनेस एंड सेकेंड इज लिटरेरी लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज एक्सटेंडेड एवरी डे लैंग्वेज, लेकिन वो एवरीडे लैंग्वेज यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। जैसे उसमें इमेजिनेशन भी हो गया, फिगुरेटिव लैंग्वेज, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज कर दिया गया, मेटाफर का यूज कर दिया गया। तो ये जो लैंग्वेज होगी, यह लैंग्वेज एवरीडे लैंग्वेज जो है वह क्या हो जाएगी, वह जो है आपका लिटरेरी लैंग्वेज हो जाएगी। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल में अगर आपको दूं कि जैसे अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं रात भर परेशान था और मुझे नींद नहीं आई, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं रात भर बेचैन तकिए पर सोया, तो अब उसने क्या कर दिया है कि लिटरेरी लैंग्वेज यूज कर रहा। क्यों? बिकॉज कि तकिया वॉज नॉट बेचैन, दैट पर्सन वॉज इन अनरेस्ट एंड एंजाइटी सिचुएशन। तकिया वॉज नॉट रेस्टलेस, पिलो वॉज नॉट रेस्टलेस, बट ही ट्रांसफर्ड हिज रेस्टलेस, हिज अनरेस्ट एंजाइटी, या उसका जो बेचैनी था, वेयर इन इन अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज पिलो। तो ये चीज क्या हो रहा है कि जो एवरीडे लैंग्वेज है, उस एवरीडे लैंग्वेज को उसने किस में तब्दील कर दिया, लिटरेरी लैंग्वेज में तब्दील कर दिया। अब जब उसने उसको लिटरेरी लैंग्वेज में तब्दील किया तो क्या यूज किया, फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड एपिथेट जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें उसको उन्होंने देखा। खास करके इफ यू टेक मैकबेथ, मैकबेथ जो प्ले है उसमें कितनी जगह पर आप देखेंगे कि सिमली का, मेटाफर का, आयरनी का, सटायर का, सच अ थिंग यू फाइंड, सच अ थिंग यू गो। सो व्हाट आई वांट टू से कि लिटरेरी लैंग्वेज दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, और दिस लिटरेरी लैंग्वेज that is the extension of everyday language, you will come to know कि everyday language becomes literary language only in that situation when it is used in different ways। Number one point,
और वह डिफरेंट वेज क्यों होता है? किसी भी लैंग्वेज को लिटरेरीनेस बनाने के लिए। और यह आप क्या देखते हैं, जब लैंग्वेज जो है लिटरी यूज की जाती है, तो जो रसन फार्मलिस्ट या फॉर्मल स्टडीज के जो भी लोग हैं, वे देखते हैं कि जिस टेक्स्ट को उन्होंने लिया हुआ, जो लिटरेरी टेक्स्ट उनके पास है, वह लिटरेरी टेक्स्ट में लिटरेरीनेस है या नहीं, लिटरेरी टेक्स्ट पॉजेस्ड अ लिटरेरीनेस आर नॉट, दिस इज द पॉइंट। इसीलिए मैंने इस शब्द को एक्सप्लेन किया कि लिटरेरीनेस से क्या मतलब है। अब सवाल ये उठता है कि लिटरेरीनेस आएगा कैसे? लिटरेरीनेस तब आएगा जब आप इसको फॉलो करेंगे। एक और उनका शब्द है, दैट इज डीफेमिलियराइजेशन। जैसे आपका लिटरेरी टर्म शब्द है लिटरेरीनेस, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डीफेमिलियराइजेशन। आपको जो चीजें प्रेजेंट करना है, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू टेल, आपको उसको क्या करना है, डीफेमिलियराइज करना है। यू डोंट हैव टू प्रेजेंट की जो चीजें आपने कॉमन लाइफ में देखते हैं वही चीजें आपने वहां पे यूज किया है, बल्कि नहीं, बल्कि आपको उसको डीफेमिलियराइज। और यह जो टर्म डीफेमिलियराइजेशन दिया गया है, यह जो है शाइकोविस्की के द्वारा, जो शिकोविस्की जो क्रिटिक है, पहला क्वेश्चन तो यही आपको यूज करना है। दिस टर्म वाज गिवन बाय, क्वेश्चन बन सकता है, दिस टर्म वाज गिवन, दिस टर्म वाज गिवन बाय, उन क्रिटिक का नाम है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ शाइकोविस्की, SHAIKLOVSKY। इस टर्म को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा है कि डीफेमिलियराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय हुम, डीफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट इट वाज गिवन बाय शाइकोविस्की, जो क्रिटिक है उनके द्वारा दिया गया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डीफेमिलियराइजेशन से मतलब क्या है? डीफेमिलियराइजेशन से मतलब यही है कि जो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स है, वह डिफरेंट वे में नजर आना चाहिए। जो लैंग्वेज है वह जो है, आप इसको एक लाइन में मैं बताऊं, एक एक वर्ड में डीफेमिलियराइजेशन का मतलब कि समथिंग स्ट्रैंज स्टूपेंडुस मैग्निफिसेंट, समथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड स्ट्रैंज। जो चीजें आपको डेली लाइफ में नजर आती हैं, उन सब चीजें ऐसा पेश की गई हैं कि वह चीज कैसे नजर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रैंज नजर आ रहा है, दिस पार्टिकुलर थिंग। इसमें होता क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं फोर्थ पॉइंट पे आपको बताऊंगा कि डीफेमिलियराइजेशन में यू विल कम टू नो, यह एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वे, LANGUAG, ये आप रट लीजिएगा बिल्कुल, लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वे, कैसे लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वे दैट ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, दैट ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स आर मेड टू लुक डिफरेंट, मेड
to look different. ER. Yeah, may I know, are you getting my voice? Because here is showing unstable network. Are you getting my voice? ओके ओके। सो एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है कि इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वे, जो भी डिफेमिलियराइजेशन जो कॉन्सेप्ट है जो उस क्रिटिक ने दिया हुआ है शिकोविस्की ने, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लैंग्वेज का यूज किया जाता है या लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वे दैट ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट, जो ऑर्डिनरी और फेमिलियर ऑब्जेक्ट विच यू सी इन अ डे टू डे लाइफ आर मेड टू लुक डिफरेंट, उसी को डिफरेंट वे में पेश कर दिया जाता है। इवन इफ यू गो, अगर आप देखेंगे डिफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो पोयम है एस टी कॉलरिज का, यू कैन जस्ट सी कि देयर इज अ बर्ड एल्बाट्रस, व्हेन दैट बर्ड इज killed by a sailor, it turns into a snake and that snake comes around the neck of that sailor. So you will come to know कि शूटिंग ऑफ द बर्ड दैट इज अ कॉमन इंसिडेंट, लेकिन शूटिंग के बाद उस बर्ड का स्नेक में तब्दील या सरपेंट में तब्दील होना और उसके गले में आके अटक जाना, जहाँ पे माला होना चाहिए था वहां पे सांप की माला होना, यह समथिंग क्या होता है, एक स्ट्रैंज लगता है। और जब वो कहते कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, हर जगह पानी है लेकिन एक भी ड्रॉप, एक भी बूंद हम पी नहीं सकते। तो ये लगता है कि यार पानी अगर हर जगह है तो पी क्यों नहीं सकते। तो जिस तरह से वह जो है प्रेजेंट किया गया है, एक कॉमन चीज को जो डेली लाइफ में हम देखते हैं उसको एक स्ट्रेंज फॉर्म में, एक स्ट्रेंज ढंग से प्रेजेंट करना, ये हमें अपने में भाई यही चीज क्या होता है, यही चीज आपका डीफेमिलियराइजेशन, ये एक कॉन्सेप्ट है जो उनके द्वारा दिया गया है। और उन्होंने माना कि पोइट्री में ही सबसे ज्यादा डीफेमिलियराइजेशन का यूज किया जाता है, वही चीजें हैं। और बाकी ऐसा बहुत और कुछ नहीं, ये सब चीजें उनका रही है जहाँ पे हमें बात करना था। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये चीजें रही है और उनका अपना चीजें यहीं पर एक चीज मैंने डिफेमिलियराइजेशन, आपको ये समझना फॉर्म से रिलेटेड है ना कि कंटेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो फॉर्म होता है वह कंटेंट को तो इफेक्ट करता ही है। सो दीज आर द पॉइंट्स। दूसरा चीज की, जहां पर भी डिफेमिलियराइजेशन होगा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर मल्टीपल मीनिंग का कॉन्सेप्ट होगा। वहां पे जो होगा मल्टीपल मीनिंग का कॉन्सेप्ट होगा। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एंड बाकी इस पे और मुझे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बात नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया कि क्या कहा गया, प्लॉट या कैरेक्टर या थॉट उनकी नजर में इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या नजर में इम्पोर्टेंट है, उनकी नजर में आपको जो चीज इम्पोर्टेंट है दैट इज
आपका फार्मर स्टडी ऑफ द पोएम, स्पेशली पोइटिक लैंग्वेज, लिटरेरीनेस, डीफेमिलियराइजेशन, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आई आई थिंक कि वी हैव डन इट, ऐसा नहीं जो और क्रिटिक्स वगैरह उनके थे वो सब चीजें किया जा चुका है। और एक वर्ड और है, एक वर्ड मैं और लिखना चाहूंगा, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, इससे इससे मतलब ये है कि कैसे चीजों को लिटरेरी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे। एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेशन ऑफ रियलिटी, सिग्निफिकेशन ऑफ रियलिटी। कैसे रियलिटी को वहां पे दिखाया गया है या वहां दिखाने का क्या तरीका है, ये चीजें रहा है। सो दीज आर नथिंग नथिंग मोर एट ऑल, ये सारी की सारी चीजें रही है, तो इतना सारी चीजें हैं। मैं आज यहीं तक ही बात करूंगा, वी विल मीट टुमारो, तो कल हम लोग बात करेंगे और आगे जो है